रिटायरमेंट आपकी ज़िंदगी का एक पीसफुल और रिवॉर्डिंग फेज़ है, लेकिन यदि रिटायरमेंट प्लानिंग में एक छोटी सी गलती यदि आपने कर दी, ये सपने जो आपके हैं कि रिवॉर्डिंग एंड पीसफुल फेज़, ये सपने अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। ज़िंदगी भर आपने स्मार्टली डिलीजेंटली सेविंग किया ये सोच के कि रिटायरमेंट लाइफ आपकी अच्छी हो, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती यदि आपने कर दी तो वो पैसे जो आपने ज़िंदगी भर अर्न किए हैं बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि यदि आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ रिवॉर्डिंग हो और पीसफुल हो, तो एक बैलेंस्ड और थॉटफुल अप्रोच को अपनाना जरूरी। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इसी बात पे कि कौन कौन सी सावधानियां हमें रिटायरमेंट प्लानिंग बनाने के समय बरतनी चाहिए या कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती जो हम आम तौर पर करते हैं, स्टार्टिंग रिटायरमेंट प्लानिंग टू लेट। आज हमने नौकरी शुरू की, हमें लगता है कि अभी 30 साल 32 साल 35 साल नौकरी करनी है, ठीक है, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर लूँगा, 40 साल का होऊंगा, 50 साल का होऊंगा, 45 साल का होऊंगा, तब मैं स्टार्ट करूँगा। अभी से क्या करना है, बहुत समय हमारे पास है। फ्रेंड्स, जितना देरी में रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उतना कम लाभ मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि जितना जल्दी संभव हो आप रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर दें, सेविंग करना स्टार्ट कर दें। हालांकि जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं तो जिस दिन कंफर्मेशन होता है, जिस महीने कंफर्मेशन होता है, उस महीने की जब सैलरी आती है आपको, तो आपको पीएफ कट के आती है। ये पीएफ काटना भी एक रिटायरमेंट प्लानिंग है जो आपका एम्प्लॉयर बहुत जल्द ही स्टार्ट कर देता है। यानी जिस महीने आप कंफर्म होते हैं उस दिन से आपका एम्प्लॉयर आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू करता है। सो बेहतर है रिटायरमेंट प्लानिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करें। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग हाउ मच मनी यू विल नीड। आज से 30 साल के बाद 35 साल के बाद आप रिटायर करेंगे, आपको ये एसेस करना पड़ेगा कि 30 साल के बाद 35 साल के बाद जब भी आप रिटायर करें तो उस समय कितने रुपए चाहिए जो कि आज की लाइफ स्टाइल जो आप मेंटेन कर रहे हैं वही लाइफ स्टाइल उस समय मेंटेन कर सकें। ये कैलकुलेशन करने के समय दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो ये कि आज से 35 साल बाद जब रिटायर करेंगे आप तो आपकी क्या क्या लायबिलिटीज बनी रहेंगी ये भी कंसिडर करें, और साथ साथ ये जरूर ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन को आप इग्नोर कभी ना करें। सामान्य तौर पर लोग इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज हमें 35,000 रुपये हर महीने चाहिए अपने घर को ठीक ठाक चलाने के लिए, तो हमें लगता है कि 30 साल के बाद भी हमको 35,000 रुपये ही चाहिए, लेकिन जनाब 30 साल के बाद हो सकता है आज के जो 35,000 रुपये हैं वो शायद 80,000 या 90,000 हो जाए। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे कितना पैसे चाहिए आपको, तो इन्फ्लेशन को कंसिडर करके और अपनी लायबिलिटी जो उस टाइम होगी उसके हिसाब से ये निर्णय लें। इससे आप रिटायरमेंट प्लानिंग बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अदरवाइज यदि आपने ये फैक्टर्स कंसिडर नहीं किया तो शायद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक तीसरी गलती है जो इमोशनल मिस्टेक्स हैं, डिपेंडिंग ऑन चिल्ड्रन। हमें लगता है कि मैंने अपने बच्चों को पूरी जिंदगी कमाई दे दी, पढ़ाने लिखाने में, अच्छा नागरिक बनाने में, अच्छी नौकरी दिलवाने में, तो जब मैं रिटायर करूंगा तो मैं बच्चों पर डिपेंडेंट रहूंगा। हालांकि ये भावनात्मक रूप से बहुत सही लगता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं तो उनके भी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो भी कुछ सोचते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, लेकिन यदि आप फुली तरह अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होंगे तो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, आप अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो बेहतर है कि जो भी प्लानिंग करें ये ध्यान रखें कि आपको रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, बच्चे कुछ कर देते हैं, इट्स बोनस फॉर यू, लेकिन ये ना सोचें कि बच्चे ही सारी चीज़ करेंगे, हम वित्तीय रूप से उस पर निर्भर रहें, ये कतई नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो शायद आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक चौथी गलती है इग्नोरिंग टैक्सेस। जैसे मैंने पहले बताया कि आज आपकी 35,000 रुपये में घर ठीक से चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करें 35 साल के बाद, तो उस समय हो सकता है 80,000 रुपये या 90,000 रुपये आपको हर महीने चाहिए होंगे। यदि इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं तो ध्यान रखें इन्फ्लेशन को कंसिडर करने के साथ साथ टैक्स को भी अवॉइड ना करें। ये देख लें कि आज जैसे नौकरी पेशे वालों के लिए 12,50,000 रुपये कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इसी हिसाब से एसेस करें कि आपको 10% 15% टैक्स देने पड़ने हो सकता है रिटायरमेंट के टाइम। ये ध्यान रखें कि टैक्स भी आपको पे करना है, इसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। पांचवी गलती जो है, जो सामान्य तौर पर लोग करते हैं, नॉट प्लानिंग हाउ टू यूज योर मनी। आप रिटायर करेंगे, एक तो आपने सेविंग की प्लस टर्मिनल बेनिफिट जो मिलेंगे जो आपका डिपार्टमेंट देगा, ये सारे पैसे के जो कॉर्पस होंगे इसको कैसे यूज करेंगे
यदि आपने ये डिसाइड नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको रिटायरमेंट के बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज जैसे ही आपके पास एक टर्मिनल बेनिफिट के ठीक ठाक पैसे आएंगे, बहुत लोगों की बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी और आपने ये प्लान नहीं किया कि इतने पैसे कहाँ रखने हैं, किस में इन्वेस्ट करने हैं, कैसे क्या करने हैं, तो हो सकता है कि वो मिसमैनेज हो जाए और आपके कुछ ही वर्षों के बाद वो सारे पैसे खत्म हो जाए। ध्यान रखें कि रिटायर करने के पहले सोच लें कि जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स होगा कितना % कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में निर्णय जरूर ले लें। छठी गलती है इन्वेस्टिंग एवरीथिंग इन एन्युटी। जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्लानिंग आपके पास आते हैं, उसमें एक प्लान एन्युटी प्लान भी आता है जिसमें यह कहा जाता है कि इतने पैसे आप यदि एक साथ जमा कर दें तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने ताज जिंदगी इतने पैसे मिलेंगे। वो पैसे का अमाउंट जो बताते हैं वो लगता है कि आपको ये काफ़ी अधिक पैसे। उदाहरण के तौर पर आज के दिन में यदि कोई कहे कि आप 50 लाख रुपए जमा कर दें और जब आप रिटायर करेंगे तो आपको 50,000 रुपये हर महीने मिलेंगे 20 साल के बाद। आज हमारे घर के खर्च 35,000 रुपये हैं, यदि 50,000 रुपये खर्च हमें लगता है अरे 50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जनाब ये 50,000 रुपये मिलेंगे आपको 20 साल के बाद। हो सकता है कि जो 20 साल के बाद 50,000 मिलें उसकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के रुपये की तुलना में 10,000 रुपये की हो जाए। ये सब डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। तो ये ध्यान दें कि एन्युटी प्लान लेना अच्छा है, लेकिन सारे पैसे आप उस पर इन्वेस्ट ना कर दें। सारे पैसे इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि आपको ही 50,000 रुपये जितना आपको एन्युटी बोला है उतना मिल रहा है, लेकिन आपके पास लिक्विड मनी कुछ नहीं है। कल यदि कुछ समस्याएं हो जाएं, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो चूंकि आपके पास लिक्विड मनी नहीं है तो ये सोच के आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो ध्यान रखें सारे पैसे आप एन्युटी में इन्वेस्ट ना करें। सातवीं गलती एक होती है जो आम सीनियर सिटीजन सोचते हैं, अवॉइडिंग स्टॉक मार्केट कंप्लीटली। ये सोचते हैं कि भाई हमारी उम्र 60 साल हो गई, स्टॉक मार्केट में हमें एक पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज स्टॉक मार्केट काफ़ी रिस्की है। जनाब स्टॉक मार्केट रिस्की तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और सीनियर सिटीजन को ये अवॉइड भी करना चाहिए। लेकिन जनाब अभी आपकी उम्र 60 साल हुई है, लाइफ स्पैन जो हिंदुस्तान में काफ़ी बढ़ती जा रही है, हो सकता है 20 साल 30 साल 35 साल आप जिंदा रहें। तो यदि 20 साल 30 साल जिंदा रह जाएंगे और स्टॉक मार्केट के अवॉइड करेंगे, स्टॉक मार्केट अवॉइड इसलिए करते हैं हम कि वोलेटिलिटी अधिक है और हमारी लाइफ स्पैन जो है, रिमेनिंग लाइफ जो है वो कम है। लेकिन आज के दिन में चूंकि रिमेनिंग लाइफ यदि 20-30 साल की है तो हमें स्टॉक मार्केट से परहेज क्यों करना है। स्टॉक मार्केट से परहेज नहीं करने का मतलब ये नहीं कि सारे पैसे आप इक्विटी मार्केट में डाल दें। कोई जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ की आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है और हो सकता है कि आपको ये बेहतर रिटर्न दे। तो ध्यान रखें, ये कह के कि हमको स्टॉक मार्केट अवॉइड करना है, कसम ना खा लें आप। निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपकी रेवनिंग लाइफ चूंकि लंबी हो गई है तो इस उम्र में भी आपको स्टॉक मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको सोचना चाहिए। आठवीं गलती, अभी आपकी उम्र 30 साल की है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन जब 60 साल 65 साल के होंगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे और एक बार खुदा न खास्ते आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो सारी जिंदगी की कमाई आपकी हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जरूर सोचें और अपने आप को फुल्ली इंश्योर्ड रखें, सो दैट कि यदि खुदा न खास्ते भगवान न करे ऐसा हो कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो आपको स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। नौवीं गलती है इन्वेस्टिंग टू मच इन रियल एस्टेट। जैसे मैंने पहले चर्चा की कि आप ये प्लान कर लें कि जो टर्मिनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जो सेविंग है आपके रिटायरमेंट के बाद कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये डिसीजन लेने के समय बहुत लोग सलाह देते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, वहाँ पैसे 3 साल में दुगने हो जाते हैं, 4 साल में 5 गुने हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं और होता भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है। लेकिन जनाब ये सक्सेस स्टोरी है, इसके पीछे कितनी फेल्योर स्टोरी है इसके बारे में कोई नहीं बताते। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। नंबर 1, इसमें रिस्क काफ़ी अधिक है, इसमें मसल पावर चाहिए आपको, बिकॉज कहीं कोई पोजीशन ले लिया, कुछ आप नहीं कर सके तो आम आदमी रह के यदि आप चाहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यदि करना ही तो थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके टर्मिनल बेनिफिट का लायंस शेयर यदि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें तो संभावनाएं हैं इसकी कि वो शायद कहीं पैसा यदि डूब गया, और पैसा यदि डूब जाएगा एक बार तो जनाब जो आपकी रिटायरमेंट की जो पीसफुल और रिवार्डिंग फेज था का सपना, ये सपना अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत सारी सावधानियां हैं, ये सावधानियां का कोई लिस्ट का अंत नहीं है। इसके अलावा भी और कई सावधानियां हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से यदि रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय इन सावधानियों को बरतेंगे तो आपका रिटायरमेंट लाइफ जो है
वो निश्चित रूप से पीसफुल और रिवॉर्डिंग फेज होगा जो कि आपका सपना था। फ्रेंड्स, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मेरे पास म्यूचुअल फंड के कोई ARN नंबर है, ना ही मैंने कोई सेबी के एग्जाम पास किए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। यदि मेरे विचारों से आप सहमत हैं तो आप एग्रीड लिखें, और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो मैंने पहले बताई तो कमेंट बॉक्स में जाकर नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ उसका कारण भी जरूर बताएं, सो दैट कि आने वाले वीडियो में मैं इसको कंसिडर कर सकूं। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। थैंक यू।